हाँ जी, लास्ट क्लास में यानी परसों सैटरडे को COLM पूरा पढ़ लिया था। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो हुए थे और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस और बचे जो आपको होमवर्क में ट्राई करने को दिए थे। जैसे कि इलस्ट्रेशन कुछ है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 16 एक काफी अच्छा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे भी बताना है, फिर भी कितने से बन गया ये? गुड गुड गुड, बढ़िया। हाँ, ये सामने देखें, ये आपके सामने बेटा जो एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अ ग्रेविटी फ्री रूम। मतलब इस कमरे के अंदर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इफेक्टिव नहीं है। फिलहाल बेटा यहाँ पे H हाइट पे ये जो आपको एक सरफेस दे रखी है जहां पर ये एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास आपको क्वेश्चन में बता रखा है M1। ये पर्सन बेटा M1 है, इसने H हाइट से डाउनवर्ड U स्पीड से थ्रो किया है एक बॉल M2 को, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब ये पर्सन इस ग्राउंड से, मतलब ये जो बॉटम है जहां पर ग्राउंड पॉइंट बी पर बॉल फाइनली पहुंच जाएगी कुछ टाइम बाद, तो क्वेश्चन ये है कि जब बॉल को M2 मास को U स्पीड से डाउनवर्ड इसने थ्रो किया है तो उतने टाइम में ये पर्सन और कितना ऊपर चला जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब पॉइंट ये है कि ग्रेविटी फ्री रूम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बस एक्शन रिएक्शन पेयर स्टाइल में इंटरनल फोर्स लगेंगे। नॉर्मली अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करूंगा तो कायदे से तो जितना मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया नीचे, क्या बॉल भी मेरे ऊपर उतना ऊपर लगा रही है? लेकिन ग्रेविटी काफी इफेक्टिव है, इसलिए अपन जमीन पे ही है। आ रही बात समझ में? लेकिन फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही मैं बॉल को नीचे थ्रो करूंगा U स्पीड से, क्या इस पर्सन पर भी एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और ये पर्सन भी यहां पर कुछ हाइट ऊपर हवा में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो एक्स्ट्रा H डैश है यही अपना पर्पस है कैलकुलेट करना। और क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी सी लाइन है, ठीक से पकड़नी पड़ेगी। जितने टाइम में बॉल A से पोजीशन B मतलब नीचे ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है, क्या उतने ही टाइम में पर्सन जितना ऊपर जाएगा, क्या वही फाइंड करना है? मान लेते हैं बेटा ऊपर की तरफ इस पर्सन को वेलोसिटी V मिल जाता है, बॉल को इसने U से थ्रो किया और खुद को कितना मिल गया ऊपर V, तो क्या बाय COLM हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो क्या फाइनल भी जीरो होना चाहिए? अब फाइनल जीरो तब बनेगा जब M1 इंटू V यानी अपवर्ड मोमेंटम ऑफ मैन क्या डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ बॉल M2U के बराबर होगा। इनिशियली पर्सन ने बॉल को बस होल्ड करके रखा और खुद भी चुपचाप खड़ा हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? जीरो, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब जितना बॉल का मोमेंटम नीचे उतना ही क्या पर्सन का थोड़ा ऊपर होगा। तो M1V बराबर M2U से सबसे पहले तो आपने V फाइंड कर लिया, M2U अपॉन M1 मतलब पर्सन का अपवर्ड स्पीड कितना होगा वो हमने फिलहाल फाइंड कर लिया। क्या ये हाइट H डैश कैलकुलेट करने के लिए, मतलब यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, आदमी ने ऊपर बढ़ाई जो डिस्टेंस H डैश ट्रेवल किया है, क्या ये स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा? ग्रेविटी फ्री रूम है तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, S बराबर UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, नो,
ग्रेविटी फ्री रूम है, नो एक्सेलरेशन, पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से एच डैश हाइट ऊपर जाएगा, तो एच डैश हो जाएगा v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। v बेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमें टाइम फाइंड करना होगा? जितने टाइम में बॉल नीचे उतना टाइम ही ये पर्सन ऊपर ट्रेवलिंग करेगा। तो एक काम करते हैं, इस बॉल का यहां से ए से बी तक का नीचे आने में लगा हुआ टाइम टी ए बी फाइंड कर लेते हैं, और वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ए से बी तक आने पर डिस्टेंस कितना? h, बॉल का स्पीड कितना? u। तो जितने टाइम में ये बॉल ऐसे नीचे आएगी, समझ लो ये पर्सन है इधर, तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी वैसे वैसे आदमी ऊपर जाएगा। फील हो पा रहा सभी को? और जैसे बॉल यहां स्ट्राइक करी, अब ये पर्सन कितना ऊपर चला गया वही फाइंड करना है। तो टाइम सेम ही है, मतलब एच रेश हो जाएगा v इंटू टी ए बी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम फाइंड कर लिया गया है h बाय u। अब यहां पर ऊपर से आप बिंदास v की वैल्यू पुट करें तो कितना? m2u बाय m1 इंटू h बाय u। क्या u से u कैंसिल हो जाएगा? दैट्स आवर आंसर, m2h बाय m1। लेकिन ये अभी भी काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। यहां ग्राउंड से नीचे से अब वो पर्सन कितनी हाइट पर ऊपर है, कैलकुलेट करो, h प्लस h डैश। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा h प्लस h डैश। h ऐड कर दो, हमारा जो आंसर आया है m2h बाय m1, इसमें से बेटा h कॉमन लेने पर ये आ गया आपको फाइनल आंसर, h ब्रैकेट में 1 प्लस m2 बाय m1। समझ आया सभी को? आई एम श्योर विद डायग्राम क्लियर होगा। तीन बातें, बॉल को जितना टाइम नीचे आने में लगेगा h बाई यू, उतना टाइम आदमी को ऊपर, COLM से जितना मोमेंटम बॉल का नीचे उतना ही आदमी क्या हो जाएगा? ऊपर। और आदमी का अपवर्ड ट्रेवल्ड डिस्टेंस हो जाएगा h, स्पीड v इंटू टाइम TAB। कितना वो आया समझ में? लिखना हो तो लिखो फुर्ती से, और अगर ये समझ में आ गया तो अब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 5 भी हो जाएगा। बस इसमें डेटा ही दिया है, वैल्यूज सेम क्वेश्चन है। डन। एक्सरसाइज बेटा सेम ही तो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 5 मैंने बोला ना सेम ही तो है। इससे बेटा मैन बोल दिया 50 kg, ऑलरेडी 10 मीटर हाइट पे है। देखो इधर मास m1 जो है आदमी का, वो जो है 50 kg, ऑलरेडी ग्राउंड से h 10 मीटर हाइट पे है। उसने 0.5 kg यानी बॉल m2 को थ्रो किया, स्पीड u 2 मीटर पर सेकेंड। तो व्हेन स्टोन रीचेस द ग्राउंड, तो आपसे पूछा डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर,
तो ऑलरेडी h 10 मीटर है ही, बचा हुआ h डैश यहां से कैलकुलेट कर लो। सिर्फ डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टर्म्स m1 m2 u v t यूज किए, वहां पर डेटा दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 16 एंड एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 5, सेम क्वेश्चन। आगे बढ़े। बेटा बबलू मास्क लगाओ, बल्लाल देव तुम भी ऊपर करो मास्क, मास्क ठीक से पहने, मस्करी नहीं करें इधर। हाँ जी अगला। और क्या कहते हैं बेटा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में 41। चलिए ठीक है, पहुंचे सभी एक्सरसाइज 1 पेज 104 क्वेश्चन नंबर 41 बन गया हुआ आई थिंक। कितने 41 में डाउट है? कितने से बन गया है? ऑलमोस्ट सभी से बन गया। जिससे नहीं बना एक मिनट ध्यान से सुन ले। मेरा टॉप बॉस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही बचता है? तो जब इनिशियली u cos थीटा है तो जो दो कंपोनेंट है, एक तो वही ड्रॉप हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और दूसरे का जो मास 2m है उसका वेलोसिटी हम एक क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं। अरे याद आया? तो उसका भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही हुआ है। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का वी वाई दोनों के लिए 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों के लिए क्या √2h/g ही होगा? अरे होगा नहीं होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होता अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज होता, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट दोनों पार्ट m और 2m का 0 ही है। हेलो, क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर होगा दोनों का ही ग्राउंड पर स्ट्राइकिंग का टाइमिंग जो है वो सेम होगा। इसके बाद 42 बॉम्ब एक्सप्लोजन, काफी क्वेश्चंस कर लिए, बन गया होगा अब तो। मास के रेशियो दे दिए 4:4:7, इजी है। अगला 1 में एक 71 भी तो दिया है। चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 बन गया होगा। एक रॉक का 3 पार्ट यहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, मास तीनों का सेम है, वेलोसिटी बता दिया है, सॉरी मास अलग अलग है, 1 kg एंड 2 kg और वेलोसिटीज दे रखी है। तो बचे हुए थर्ड का आप मास फाइंड कर सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 डिस्कस हो गया, अभी अभी बोर्ड पे ही है, बस वैल्यूज दी है। एंड क्या दिया है 16 17। क्वेश्चन नंबर 16 डाउट है किसी को? 16 बन गया है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ 1:5, तो टोटल मास आप अज्यूम कर लो 6m। तो क्या दो पार्ट्स का मास m एंड 5m अज्यूम कर सकते हैं? बस अभी हो जाएगा ये। कैपिटल M इंटू वी बराबर m इंटू v1 प्लस 5m इंटू v2 हो जाएगा। 17 सिमिलर क्वेश्चन वैसे क्लास में करवा दिया है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, इसके दो पार्ट्स कितने से बन गए दोनों क्वेश्चन 16 17? सीधा हाथ ऊपर, सभी होमवर्क किया करें। चलो ठीक है।
बात नहीं। हाँ जी, वेस्ट हैंड साइड में नया सभी के बोर्ड पे आप 2 मिनट समझेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेटा 3 डिवीजन थे। पहला था सेंटर ऑफ मास, दूसरा था COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इसी COLM का ये स्पेशल एक्सटेंडेड पार्ट बेटा कोलिजन या इंपैक्ट। यहां भी COLME अप्लाई करते हैं, बस एक डिफरेंट टर्म स्मॉल e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का और इंट्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि कोलिजन है क्या। कोलिजन बेटा दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कोलाइडिंग बॉडीज है, एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होने वाला इंटरेक्शन है, जहां पर वो एक दूसरे पर काफी हाई फाई अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं। एज यू ऑल नो, फोर्स होता है बेटा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर बेटा बहुत ही क्विक होता है जो कोलिजन है या इंपैक्ट है। डेल्टा T टाइम इंटरवल जो है, इसका जो रेंज होता है वो होता है बेटा 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर -22 सेकेंड, ये रेंज होती है इसका टाइम ड्यूरेशन। अब जरा देखो, अगर अपॉन में 10 की पावर -3 से 10 की पावर -22 तक का शॉर्ट टाइम पीरियड है, क्या ऊपर आके यही पावर प्लस में आएगी? क्या F का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो बहुत ही रिलेटिवली लार्ज फोर्सेस ये एक दूसरे पर बॉडीज अप्लाई करती जब आपस में टकराती है, तो F12 माइनस F21 ये हाई फाई अमाउंट के फोर्स अप्लाई होता है, जिनको आपने एक और बेटर नाम से पढ़ा इंपल्सिव फोर्सेस। याद आया? मतलब काफी क्विक फोर्सेस जो होते हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, इंपल्सिव फोर्सेस। F12 बराबर माइनस F21 न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर में अप्लाई होते हैं दोनों बॉडीज के ऊपर। अगर कोई एक्शनल फोर्स है भी सही, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली न्यूज में या फिर अखबार में आपने देखा ही होगा, कभी कभी ट्रक का या फिर ट्रॉली का आपस में कोलिजन हो जाता है, फिर सुबह उनकी ऐसी चिपकी हुई हालत में फोटो आती है एक बार में। अरे होता ही नहीं होता। तो बेटा वो जो वहां पर हुआ है, टक्कर हुई है, इंपैक्ट हुआ है, दैट्स कोलिजन। ठीक है, तो वहां पर दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा अगर रहा होगा तो आपस में ही वो इस तरह से स्टिक चिपके हुए रहेगा। तो वो था अपना इंपैक्ट या कोलिजन। अब जब ये दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं बहुत झटके से, क्या दोनों का मास है तो नीचे कुछ mg भी तो लग रहा होगा? लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन यहां पर बेटा बहुत ही क्विक कोलिजन होता है। तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -22 ये पावर ऊपर प्लस में जाएगी, तो mg जैसे छोटे मोटे फोर्सेस को वहां अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सारी बात समझ में? तो कल को ये नहीं पूछे कि सर वो एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, लेकिन बेटा 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 12, 10 की पावर 20 के सामने छोटा सा mg क्या कर लेगा? g का वैल्यू तो 10 ही होता है। अरे होता ही नहीं होता। तो ये छोटे से mg जैसे फोर्सेस को अपन करते हैं नेग्लेक्ट, और एक उस छोटे से स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। आ रही बात समझ में? अभी कोलिजन में जो बेटा बॉडी है जो आप यूज कर रहे हो, जिसको आप कोलाइड करवा रहे हो, इनका मटेरियल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। बेटा आपके सामने एक दीवार है, मैंने इस पर एक स्पंज की बॉल को, रबर की बॉल को थ्रो किया, क्या टकरा के वापस रिबाउंड होती है? मतलब उसका रिबाउंडिंग क्वालिटी है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी है। कौन सी प्रॉपर्टी? सॉलिड के अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम के चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी बॉडी डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, ये होती है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन बेटा रबर बॉल की जगह अभी मैं दीवार पे एक मेटल की, एक अच्छे खासे मेटल की बॉल को थ्रो करूं, क्या रिबाउंड होगी? क्या? नो। मतलब उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी कम थी, अच्छी नहीं थी उतनी। बात समझ में आ रही है? तो मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोलिजन किस टाइप का है। क्लियर है सभी को? अब डायरेक्शन के बेसिस पे होता है बेटा कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा है, या तो आमने सामने की टक्कर है या आगे पीछे इस तरह से कोलिजन हो रहा है, तो ये तो हो गया अपना हेड ऑन कोलिजन या डायरेक्ट कोलिजन। इसको 1D कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल कोलिजन, 1D कोलिजन। आप कैरम खेलते होंगे, कैरम खेला है सबने कभी ना कभी, तो वहां पर जो स्ट्राइकर आप चलाते हो, क्या उस तरह से ऐसे ही मूवमेंट होता है? तो वो बेटा एक प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो प्लेन में 2D में कोलिजन हो रहा है, दैट्स ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑब्लिक कोलिजन या फिर 2D कोलिजन। और दो उड़ते हुए मच्छर आपस में टकरा गए तो वो हो गया 3D कोलिजन। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्शन के बेसिस पे हो गया 1D, 2D, 3D।
एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोलिजन है तो 1D, प्लेन में कोलिजन है तो 2D, और अगर स्पेस में है तो 3D। यूजुअली हम 1D और 2D को ही पढ़ते हैं, 3D से हमें उतना कोई लगाव नहीं है यहाँ पे। 1D में हम मोस्टली अपन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फर्दर और वेराइटी बनेगी एनर्जी के बेसिस पे। अगर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अगर सेम मिलती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लो बड़ा दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं, एक का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल और एक का है अपने पास 100 जूल, टोटल कितना हुआ 300। मान लो ये आपस में टकराने के बाद ऐसे चल जाते हैं, अब एक का 150 दूसरे का भी 150, टोटल कितना हुआ 150 प्लस 150 300। क्या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम है? इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज, इसका मतलब वो हो गया इलास्टिक कोलिजन। क्या हो गया? और एक टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी बताऊंगा। ई का वैल्यू होता है 1। कितना? एक होता है कि ई का वैल्यू 1 से तो कम है और 0 से ज्यादा, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक से मतलब ये कि अब कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका है। अब ये मैंने आपको बताया, ये बॉडी आ रही थी 200 से, ये आ रही थी 100 से, टोटल एनर्जी 300 जूल। टकराने के बाद इसका रहा सपोज 100 जूल और इसका 40 जूल, टोटल कितना 140। शुरुआत में कितना था 300, अभी कितना 140। क्या 160 जूल लॉस हो गया है? तो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का भी एकदम शानदार केस है, परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद आपस में चिपक के वहीं अटक जाएंगी या कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी, वहां पर होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस। फॉर एग्जांपल, वापस वही 200 जूल से एक बॉडी आ रही है और ये आ रही है 100 से। मान लो ये कोलिजन के बाद आपस में अटक गई, दो व्हीकल्स ही मान लो 200 जूल 100 जूल और कोलाइड होकर आपस में वहीं अटक गए, तो अभी यहां पर टोटल लॉस हो गया सपोज काइनेटिक एनर्जी का। तो ये था बेटा कौन सा? थर्ड वेराइटी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जहां स्मॉल ई का वैल्यू कितना होगा 0। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से लाइन पकड़नी है, जब भी आपको लिखा मिल जाए कि बॉडीज गेट्स स्टिक टू ईच अदर, बॉडीज कोलिजन के बाद आपस में अटैच हो गई, स्टिक हो गई, चिपक गई, अपने आप समझ जाओ कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी का काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा। बात समझ में आई? तो डायरेक्शन के बेसिस पे तो क्या हो गया 1D 2D 3D कोलिजन, मतलब डायरेक्ट या हेड ऑन कोलिजन, 2D मतलब ऑब्लिक कोलिजन, और 3D मतलब कोलिजन इन स्पेस, जो यूजुअली अपन स्टडी नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे कितने टाइप का? 3। कौन कौन सा? ई का वैल्यू 1 है तो इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इन इलास्टिक, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ई का वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बॉडीज गेट्स स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। हल्का फुल्का समझ आया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में कुछ आइडिया है? वहां पर अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड के न्यूक्लियस के पास से निकलता है तो डेविएट होता है। डेविएट होने का मतलब पाथ चेंज, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो P बराबर mv से मोमेंटम चेंज, और मोमेंटम चेंज मतलब फोर्स लगा होगा। बात समझ में आई? इससे एक बात समझ में आती है, ये भी एक टाइप का कोलिजन ही है। बात समझ में आई? यहां पर अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी यानी मोमेंटम चेंज हुआ है, किसकी वजह से? वहां पे जो गोल्ड के न्यूक्लियस में बैठे हुए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे होंगे, तो वहां पर बेटा गोल्ड के न्यूक्लियस, उसमें जो प्रोटॉन्स बैठे हैं पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन मतलब अल्फा पार्टिकल को क्या किया? रिपेल, और उसका पाथ कर दिया डेविएट, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो मोमेंटम चेंज। ये भी कोलिजन है, और ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया ताकि ये पॉइंट आपको दिमाग में फिट रहे कि कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, कोलिजन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। और एक और बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, कोलिजन हमेशा काफी क्विक होता है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो वह इंटरनल फोर्सेस जो है वो तो वैसे भी एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी बेटा मैंने ये वैरायटी बताई है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो,
perfectly inelasticum. COLM, conservation of linear momentum, is valid for all types of collision. I repeat, दिमाग में फिट कर लो, हमेशा चमकना चाहिए कि COLM यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन. अब थोड़ा सा अपन लिखना स्टार्ट करेंगे. कोलिजन लिखे बेटा इसके बारे में. इसको बेटा अपन कोलिजन या इंपैक्ट दोनों बोल सकते हैं. देखिए इसके अंदर कोलिजन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. Collision is an interaction between two bodies for a very short time period. Collision is an interaction between two bodies for a very short time period. For a very short time period where they apply relatively large forces on each other where they apply relatively large forces on each other. Large forces on each other. Full stop. आगे लिखो. In comparison of these internal forces, comma, other external forces can be neglected. Other external forces can be neglected for this short interval of time. Can be neglected for this short interval of time. Can be neglected for this short interval of time. और टाइम याद रहे, इसे ब्रैकेट में लिख लो. 10 की पावर -3 सेकंड से लेके 10 की पावर -22 सेकंड. ब्रैकेट में लिख लो 10 to the power -3 second to 10 to the power -22 second. ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिखें. नोट नंबर 1. नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिखें. नोट नंबर 1. फॉर कोलिजन, नोट नंबर 1 लिखें. फॉर कोलिजन, कॉमा, physical contact is not necessary. For collision, comma, physical contact is not necessary. For collision, comma, physical contact is not necessary. इसी नोट नंबर 1 का एग्जांपल लिख लो नेक्स्ट लाइन में. In Rutherford's experiment, comma, due to nucleus of gold. In Rutherford's experiment, comma, due to nucleus of gold, comma, path of alpha particle gets deviated. Path of alpha particle gets deviated means its velocity ब्रैकेट में लिख लें और मोमेंटम. means its velocity ब्रैकेट में लिखें और मोमेंटम ब्रैकेट क्लोज changes. means its velocity or momentum changes. Note number 2.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, रेड पेन से लिखो, COLM इज वैलिड COLM is valid for all types of collision. COLM is valid for all types of collision. अगला लिखे बेटा लाइन ऑफ मोशन, नोट नहीं है, सिंपल सा एक थोड़ा सा टॉपिक डाल के लिख लो, लाइन ऑफ मोशन LOM. लाइन ऑफ मोशन LOM, इसके अंदर बस एक लाइन लिख लो, इट इज द लाइन ऑन विच it is the line on which velocity vector, it is the line on which velocity vector of colliding body is drawn. Velocity vector of colliding body is drawn. एक मिनट सामने देखें बेटा, मान लो एम मास की बॉडी v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो ये डॉट डॉट लाइन जो ड्रॉ करी है जिसके ऊपर इसका वेलोसिटी वेक्टर v बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन. आई थिंक बहुत ही सिंपल सा इजी सा टर्म है कि जहां भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, उस लाइन को आगे पीछे बढ़ाने पर ये जो लाइन बन रही है उसको मैंने क्या बोल दिया, लाइन ऑफ मोशन. मतलब जिस लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट उस टाइम मूव कर रहा होगा. तो ये इस तरह से दो एग्जांपल बना लो, अगर ये बॉडी राइटवर्ड मूव कर रही है ये लाइन ऑफ मोशन है, अगर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर बना हुआ है, तो ये आपकी लाइन ऑफ मोशन.
आगे बेटा सामने देखें, अगली जो टर्म है वो है बेटा लाइन ऑफ कोलिजन। यूजुअली इसमें बताता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से एकदम बेसिक से डिटेल से क्लियर है करना है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब हम 1D और 2D कोलिजन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये बच्चे को पता होना जरूरी है। बहुत ठीक से देखना, जब बेटा ये M1 M2 कोलाइड कर रहे हैं, अभी हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर या एक लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर कोलिजन है, तो ये अपना है हेड ऑन कोलिजन या 1D कोलिजन बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोलिजन है। बेटा जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड होती है, बहुत ठीक से सुनना है लाइन, राजू लिखे नहीं बेटा, यहां पे अभी ये जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड हो रही है, तो ये कॉमन मीटिंग पॉइंट पर क्या हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? और ये कॉमन मीटिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इसी के परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करे, इसको हम बोलते हैं एलओसी या एलओआई, लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्योंकि इसी लाइन के अलोंग क्या इनके ऊपर F12 बराबर माइनस F21 क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे? तो ये है वो लाइन जो कॉमन मीटिंग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इसके नॉर्मल होती है। सेम वे में ये तो बात हो गई 1D। अब ये 2D कोलिजन, आप इनको दो अपने कैरम बोर्ड की दो गोटी इमेजिन करने, आ रही बात समझ में? इस तरह से ये मूव कर रहे हैं, अभी ये एक प्लेन में 2D में मूव कर रहे हैं, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है। ये समझ लो बेटा, इस तरह से चल रही मूवमेंट, फील हो पा रहा है? अभी ऑब्वियसली 1D में तो कोलाइड नहीं कर रहे, क्या ये एक प्लेन में मतलब 2D में ही कोलाइड कर रहे हैं? तो ये इस तरह से जब कोलिजन हुआ, तो वंस अगेन जब भी ये कोलाइड हो रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं, तो टच होने वाले पॉइंट पे, कॉमन मीटिंग पॉइंट पे फिर से आपने क्या ड्रॉ करी? कॉमन टेंजेंट। और इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो कॉमन नॉर्मल है, जो सेंटर टू सेंटर लाइन कनेक्ट कर रहा है, क्या ये ब्लू वाली लाइन ही लाइन ऑफ कोलिजन है? लेकिन ठीक से देखो, प्रीवियस केस की तरह क्या लाइन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी वेक्टर एलओसी पर है या एलओसी से डिफरेंट निकले हुए हैं? ये एलओसी है ब्लू वाली लाइन, लेकिन V2 वेक्टर और V1 वेक्टर दोनों ही एलओसी पे नहीं है। अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट में से एक या दोनों का ही लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन से सेपरेट है, डिफरेंट है, तो वो किस टाइप का कोलिजन होगा? 2D कोलिजन। समझ आया सभी को? तो सबसे पहले तो बेटा लाइन ऑफ कोलिजन के अंदर एक लाइन नोट करें, लाइन ऑफ कोलिजन, इसमें लिखे इट इज दैट लाइन अलोंग विच it is that line along which action reaction forces of colliding objects it is that line along which action reaction forces of colliding objects act it is that line along which action reaction forces of colliding objects act colliding objects act फुल स्टॉप। इसमें आगे लिखे ज्योमेट्रिकली, फुल स्टॉप लगा के लिखे ज्योमेट्रिकली कॉमा इट इज द कॉमन नॉर्मल, ज्योमेट्रिकली कॉमा इट इज द कॉमन नॉर्मल it is the common normal connecting centers of colliding objects. It is the common normal connecting centers of colliding objects. Next हम लिखें if LOM यानी कि line of motion, if LOM of both objects, next time लिखें if LOM of both objects are on LOC, if LOM of both objects are on LOC,
comma, then it is called head on oblique direct, then it is called head on oblique direct oblique 1D collision. तीनों एक ही चीज है बेटा, हेड ऑन कोलिजन बोलो, डायरेक्ट कोलिजन बोलो या 1D कोलिजन बोलो, एक ही बात है. Then it is called head on oblique direct oblique 1D collision. बेटा ऐसे यही तो बोला है. ये अभी V1 V2 क्या अभी लाइन ऑफ मोशन V1 V2 LOC के ऊपर है, तो ये हेड ऑन 1D कोलिजन. यहां पर V1 यानी कि लाइन ऑफ मोशन V1 एंड V2 क्या LOC के ऊपर है? नो. तो ये कैसा कोलिजन हो गया? 2D. तो अभी आपने जो लाइन लिखी है फिर से रिपीट करता हूं. इफ LOM ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑन LOC देन इट इज कॉल्ड हेड ऑन ऑब्लिक डायरेक्ट ऑब्लिक 1D कोलिजन. नेक्स्ट टाइम लिखे इफ LOM of one or both objects, if LOM of one or both objects, if LOM of one or both objects are not on LOC, are not on LOC, comma, then it is oblique or 2D collision. Then it is oblique or 2D collision. तो एक ही बात है बेटा, ऑब्लिक कोलिजन बोलो या 2D कोलिजन. बना लो दोनों डायग्राम.
बातचीत नहीं है सभी की वोट में, समझेंगे बेटा इसको आगे। तो अब बात करते हैं हेड ऑन या डायरेक्ट या 1D कोलिजन। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है कि COLM वैलिड है और काइनेटिक एनर्जी से इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहां आपके सामने बड़ा एक डायग्राम बनाया है जिसमें शुरुआत में M1 एंड M2 का जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी बताया गया U1 एंड U2, एंड इमेजिन करें कि U1 स्लाइडली ज्यादा है, U1 ज्यादा होगा तभी तो U2 से कोलाइड करेगा, U1 U2 के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ तभी तो ये आगे वाली बॉडी को क्या मारेगा, टक्कर मारेगा। बात समझ में आ पा रही है? तो ये बड़ा बिफोर कोलिजन। अब होता यह है कि जैसे जैसे ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये जो दोनों बॉडीज हैं ये आपस में बड़ा कंप्रेस होती हैं, डिफॉर्म होती हैं। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों बॉडीज अभी आपस में ऐसे पिचक चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है, और F12 बराबर -F21, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है एक्शन रिएक्शन पेयर में, और कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कुछ कॉमन वेलोसिटी है। तो प्रोसीजर बेटा इस तरह से है, ये बॉडीज आपस में आ रही है, कोलाइड हुई, मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट से वापस से खुलना स्टार्ट हुए, और फिर से इन्होंने वेलोसिटी एक्वायर कर लिया M1 M2 ने, V1 V2। तो शुरुआत में वेलोसिटी M1 M2 कितना है, U1 U2, जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, V1 V2। अब ये क्या हुआ, यहां पर इस वाली प्रोसीजर में क्या इनके बीच आपस में कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ? बेटा इनके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉडीज आपस में डिफॉर्म हो रही है, कंप्रेस हो रही है, क्या जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन पर एनर्जी स्टोर होती, पोटेंशियल एनर्जी, वैसे आप बेटा इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कि यहां पर जब बॉडीज आपस में कंप्रेस होती है तो काइनेटिक का कुछ पार्ट उनमें भी कंप्रेशन में यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी आपस में फिर वापस खुलते खुलते नेचुरल फॉर्म में जब बॉडीज आती है तो इधर उधर डिवाइड हो जाता है, और इनका वेलोसिटी जो पहले था U1 U2 अब चेंज होकर के कितना हो जाता है, V1 V2। और मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं कि अभी बेटा यहां पर जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर लग रहे हैं रिलेटिवली हाई फाई अमाउंट के इंटरनल फोर्सेस हैं, इसलिए हम हर टाइप के कोलिजन में क्या अप्लाई कर सकते हैं, COLM। ये बस इसका नाम है। स्टार्टिंग ऑफ द कोलिजन से लेकर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक के पीरियड को बोलते हैं डिफॉर्मेशन पीरियड, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल से लेकर के मैक्सिमम डिफॉर्मिटी आई है। मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट से बॉडी वापस अपना नेचुरल स्ट्रक्चर रीगेन करती है, इसलिए इसको बोला गया है रेस्टिट्यूशन पीरियड। क्या बोला गया है, रेस्टिट्यूशन पीरियड। तो हमेशा की तरह यहां जैसा कि हम आगे पढ़ते आए हैं कि जब भी इंटरनल फोर्सेस ही इन्वॉल्व हो जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा, और कंपैरिजन में mg जैसे छोटे मोटे mg जैसे फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, अप्लाई करेंगे COLM, P इनिशियल बराबर P फाइनल। फिलहाल सारा प्रोग्राम एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती थी, इसलिए वेक्टर साइन यूज करेंगे। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। क्या COLM हम पहले से जानते हैं? अब बस बेटा यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म और यूज करनी होगी, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब जब ये कोलाइड करने जा रहे हैं तो ये तो होता है अप्रोच, कितना हो गया रिलेटिव वेलोसिटी U1 माइनस U2, और यहां पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब अलग अलग हुए तो क्या हो गया V2 माइनस V1। नॉर्मली इसको डिफाइन करते थे आगे एक माइनस का साइन आता है, और वो माइनस के साइन से ही ये U2 माइनस U1 किसमें कन्वर्ट हो गया है, U1 माइनस U2। ये ध्यान रखने वाली बात है कि E का जो वैल्यू है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, एक जगह तो 2 माइनस 1 है और एक जगह 1 माइनस 2। हवा लग रही सभी को? अगर बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है, आई रिपीट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर बराबर है तो कट करके E का वैल्यू कितना बनेगा, और तब इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अगर ये E का वैल्यू 1 से तो कम है और 0 के बीच है तब उसका नाम क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहले ज्यादा थी बाद में कोलिजन में हीट साउंड वाइब्रेशन किसी भी टाइप में वो एनर्जी जो है लॉस हो चुकी है। परफेक्टली इन इलास्टिक में E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब ठीक से देखो, क्या E का वैल्यू 0 तभी हो सकता है जब V2 और V1 बराबर हो? समझ में आया कुछ?
ई का वैल्यू 0 होने का मतलब V2 और V1 क्या हो गए? तो मतलब टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है एनर्जी का एंड बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, और वे कॉमन वेलोसिटी से ही मूव करती है। उनका V1 V2 क्या होता है? बराबर। तभी तो मैथमेटिकली ई कितना मिल रहा है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वापस इनिशियल एंड फाइनल सेम है तो कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। ई का वैल्यू 1। काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हुआ है तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर बहुत ज्यादा लॉस हुआ है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। ई का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 0। तो रेंज जो है वो क्या होगा? ई का 0 से लेकर के 1, और ई के वैल्यू डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मटेरियल क्या है। बात समझ में आ रही है? रबर की बॉल को फेंकोगे तो रिबाउंड करेगी, मेटेलिक बॉल को फेंकोगे तो रिबाउंड नहीं करेगी। समझ में आई सभी को? कहां तक लिख चुके? ये हो गया? छापो छापो छापो। लिखो लिखो लिखो। बेटा इसको डिफाइन किया ऐसे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यह एक माइनस साइन लिखते हैं, उस माइनस की वजह से u2 माइनस u1 रिवर्स हो गया u1 माइनस u2। आपको बस ध्यान रखना ऑर्डर डिफरेंट है, एक जगह 2 माइनस 1, एक जगह 1 माइनस 2। लिखो इसको। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा एलओसी लाइन ऑफ कोलिजन है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। नहीं बेटा मनस्वी, ये तो क्वेश्चन की स्पेसिफिक लैंग्वेज को पढ़ के ही क्लिक होगा। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन में तो आप COLM अप्लाई कर ही सकते हो हमेशा। COLM इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। बेटा सृष्टि इन इलास्टिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है। सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडीज का मिला के 100 + 200 मतलब 300 जूल, और बाद में कोलिजन के बाद आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो वो 300 से कम मिले, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। ई का वैल्यू 1 से तो कम होगा और 0 से ज्यादा, और ई का वैल्यू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी का कोई लॉस नहीं। ई का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी का काफी ज्यादा लॉस है, बॉडीज आपस में स्टिक यानी चिपक जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली तो डिसाइड होता है, ई का वैल्यू जो है वो डिसाइड होता है कि मटेरियल क्या है। बेटा बीच वाला डायग्राम में अभिलाषा लिखा है कि F12 और F21 वो दोनों बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ड्रॉ किए, F12 F21।
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में बता देंगे। अभी डेल्टा के ई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अभी आगे बाकी है। थोड़ा अपनी क्यूरियोसिटी संभाल के रखें। इधर राइट हैंड साइड का तो लिख चुके हैं। बातचीत नहीं, थोड़ा फास्ट लिखें। फोर्सेस दोनों भी लगते हैं। फोर एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का पाथ डेविएट हुआ है, पर नेग्लिजिबल ही सही। गोल्ड एटम को भी कुछ फर्क तो पड़ा होगा। F12 F21 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों पे ही लगते हैं, ठीक है। और गोल्ड एटम थोड़ा बड़ा है, अल्फा पार्टिकल छोटा सा है, तो छोटे का पाथ डेविएट हो जाता है। अपन दीवार पे बॉल फेंकते हैं तो लौट के तो बॉल ही आती है ना, या उल्टी साइड दीवार भी पीछे चली जाती है। अरे कोलिजन हुआ है, कोलिजन हुआ है मतलब अपने को पीछे आना पड़े, ऐसा तो नहीं होता। हाथी की तरफ फुटबॉल फेंको, फुटबॉल वापस फेंकता हाथी, हाथी तो पीछे नहीं चल जाता ना। अरे इंसान ने फुटबॉल फेंकी है, कोलिजन पड़ के आया इंसान, तो अपन पीछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो वो स्पेशल केस है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। आप जब बॉल पे मतलब वॉल पे बॉल थ्रो कर रहे हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो तो रहा है, और वॉल तो वॉल है, मास बहुत ज्यादा है, वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस बस बस, बातचीत नहीं, ये तो लिख चुके होंगे। कुछ नहीं, बस मस्ती सूझ रही है, लिख सब चुके हैं जबरदस्ती। बस 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 बस, नाइस नाइस कोरस। और सामने देखें एक मिनट। तो बेटा यहाँ पे आगे बात करते हैं इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। है वही 1D कोलिजन, लेकिन उसका स्पेशल केस। अब कोलिजन कैसा है? इलास्टिक, मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज विल बी सेम। एक मिनट निकाय सभी के बोर्ड पे। तो अभी बेटा यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही U1 U2 था और V1 V2 भी है। तो पहली बात तो आपने एज यूजुअल क्या अप्लाई किया? COLM, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। दूसरी बात, इलास्टिक कोलिजन तो E का वैल्यू 1, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो V2 माइनस V1 हो जाए U1 माइनस U2। इसका मतलब क्या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है? इसको ही बोलते हैं, ये V2 माइनस C1 बराबर U1 माइनस U2 को हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आई? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या हुआ कि इन हेड ऑन 1D इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे 5-6 लाइन वेस्ट होंगी। उसके बाद जो सीधा सीधा रिजल्ट आता है वो डायरेक्टली लिख दिया है, V1 बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। V2 के अंदर अब यहां पर उल्टा, यानी 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। आप कोई कहेगा कि सर ये सब याद कैसे रहेगा? अगर याद नहीं रखना, क्या हम ऑन द स्पॉट सेम टाइम क्या COLM जो इतने दिनों से अप्लाई कर रहे हैं ये लाइन तो लिख सकते हैं, और ये E का रिजल्ट तो याद रह जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब क्वेश्चन में E का वैल्यू जो भी दिया है वो पुट कर दो। अगर इलास्टिक है तो E का वैल्यू कितना? 1। इन इलास्टिक में कितना? 0 से लेके 1 के बीच जो भी वैल्यू गिवन होगी 1/2 1/3 2/3 1/4, राइट। और परफेक्टली इन इलास्टिक में कितना E का वैल्यू? 0। क्या दो इक्वेशन बना के दोनों अपने आंसर V1 V2 फाइंड कर सकते हो? फिर भी अगर कोई सीखना चाहे कि सर आपने इसे कैसे एकदम से V1 V2 लिख दिया, तो बहुत इजी है, साथ में सीख लो। V1 V2 सबसे पहले तो आप इस तरह से 4 ब्रैकेट बना लें, बीच में प्लस का साइन, अपॉन में हर जगह M1 प्लस M2। यहां पर एज यूजुअल U1 और यहां पर U2। ये आपका 60% फॉर्मूला तैयार, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा अभी तक। अब ये ध्यान रखो, जब V1 की बात कर रहे हो तो U1 के साथ आएगा डिफरेंस ऑफ मास, लेकिन 1 पहले तो M1 माइनस M2। हेलो, V2 की बात कर रहे हो तो अब U2 के साथ आएगा डिफरेंस ऑफ मास, लेकिन M2 को प्रेफरेंस देना है तो M2 माइनस M1। कोई दिक्कत? U2 के साथ इसका मास M2, U1 के साथ इसका मास M1, बस दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला तैयार। वाह वाह वाह, डेंजरस बेच है, ताली बहुत पीटते हो तुम लोग, आदत मत डाल लेना, नॉट गुड फॉर हेल्थ। V1 V2 में बेटा हर जगह अपॉन में तो आएगा M1 प्लस M2, यहां U1 U1 लिख लो, यहां U2 U2। V1 के साथ M1 माइनस M2 डिफरेंस ऑफ मास U1 के साथ में, और V2 लिख रहे हो तब U2 के साथ में डिफरेंस ऑफ मास पर अपोजिट ऑर्डर, यानी M2 माइनस M1। अब U2 के साथ 2M2 और U1 के साथ 2M1। लिखते लिखते याद हो सकता है, नहीं होता कोई बात नहीं, दोनों इक्वेशन याद रखो। COLM अपने को काफी पहले से पता है, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। और E जो हमने जस्ट अभी पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, जो कि फिलहाल E कितना है? 1। ये दो इक्वेशन लिखो, उससे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो। अच्छा अब एक सेकेंड,
ये एक स्पेशल केस है इसका, ये पढ़ने फुर्ती से। यहां पर बेटा अगर मासेस सेम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी टाइम सेव करेगा। लिखे नहीं बल्लाल देव, रुको। अगर बेटा मासेस सेम हो, पहली बात तो ये कोलिजन हेड ऑन है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा प्रोग्राम। दूसरा, ई का वैल्यू कितना है इलास्टिक है तो 1। तीसरी स्पेशल बात, मासेस भी दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का सेम है। बेटा अगर m1 m2 बराबर है तो m1 m2 कट के क्या पूरी टर्म गायब? तो v1 जो है सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पे u2, क्योंकि मास सेम है तो 2m अपॉन m प्लस m2m कट के कितना हो गया 1। तो v1 तो कितना आ गया u2। v2 कितना हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m, यानी 2m कट के कितना u1, और m2m बराबर तो ये वाली टर्म कट के पूरी गायब। मतलब v1 बराबर तो u2 और v2 बराबर क्या हो गया u1। इसका मतलब क्या कोलिजन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी v1 होगा, क्या वो सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रीवियस हो जाएगा? और कोलिजन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट m2 का वेलोसिटी v2, क्या वो हो जाएगा जो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास था u1। इसका मतलब क्या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में जब मासेस सेम हो तो क्या वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। तो v1 बराबर u2 एंड v2 बराबर u1। मान लो आपके सामने बेटा एक बॉल है और रेस्ट पर रखी हुई है, और आपने दूसरी बॉल सेम मास को हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कराया विद 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कोलिजन के बाद ये वाली बॉल रुक जाएगी और दूसरी 5 मीटर पर सेकेंड से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? क्योंकि कोलिजन क्या था इलास्टिक, ई का वैल्यू था 1, तो वेलोसिटी क्या हो गई इंटरचेंज। पहले जो रेस्ट पे थी अब वो मूव होने लगी, और जिसको आपने गुड़काया 5 मीटर पर सेकंड से वो कोलिजन के बाद खुद क्या आ गई रेस्ट पर। पूरी की पूरी उसमें जो वेलोसिटी थी वो क्या कर दी दूसरे को फॉरवर्ड। पार्ट 2, वही वाला क्वेश्चन जो हमने अभी अभी सुना था। एक तो मैंने बताया अगर सामने से बेटा हाथी आ रहा है उसकी तरफ आपने फुटबॉल फेंकी, क्या हाथी कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हाथी फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 ग्रेटर देन m2, मतलब m1 के कंपैरिजन में m2 को उड़ा दो। निगाह बोर्ड पर है तो समझ में नहीं आएगा, लिखे नहीं। m2 को गायब करो, क्या m1 अपॉन m1 कट के 1 हो जाएगा? और यहां m2 को 0 पुट कर दोगे तो पूरी टर्म ही गायब 0। तो v1 बराबर तो कितना आ गया u1। इसका मतलब हाथी का जो कोलिजन के पहले वेलोसिटी था, क्या हाथी का बाद में भी वही रहेगा? हैवी ऑब्जेक्ट है ना, मास बहुत ज्यादा फुटबॉल के कंपैरिजन में एलिफेंट का, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी मस्ती में पूछ हिलाते हुए चल रहा था u1 से, बाद में भी v1 उतना ही मिलेगा। लेकिन क्या बॉल को फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो देखो, m2 को यहां पे गायब करना है तो m2 को बेटा दोनों जगह गायब करोगे तो माइनस m1 अपॉन m1 कितना हो गया -1, तो माइनस u2। यहां पर m2 को उड़ाओगे तो 2m1 अपॉन m1 कट के कितना बचेगा 2, तो 2u1 माइनस u2। मतलब सपोज हाथी आ रहा सामने से 2 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या एक तो हाथी का डबल झटका आ जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4। और मैंने अगर बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो उस u2 का रिवर्स हो गया माइनस u2। मैंने बॉल को हाथी की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहले तो इसका रिवर्स करो -u2 10, ऊपर से हाथी का 2 इंटू 2 डबल इफेक्ट 4, मतलब मैंने हाथी की तरफ बॉल 10 से फेंकी, वापस कितनी से आई 14 मीटर पर सेकेंड। समझ आया सभी को? अगर हम दीवार की तरफ बॉल फेंक रहे हैं तो दीवार तो रेस्ट पे है, दीवार रेस्ट पे है तो 2u1 हटा दो, तो v2 बराबर कितना हो गया -u2। तभी तो आपने नीलम में क्वेश्चंस करे कि बॉल को वॉल पर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड और सेम स्पीड से रिबाउंड हुई। रिबाउंड होने का मतलब टकरा करके वापस इधर आ गई, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, अमाउंट उतना ही रहा। 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो बॉल वापस 10 से आई, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई रिवर्स, क्योंकि उस केस बॉल के कंपैरिजन में वॉल का मास भी तो काफी ज्यादा है। कितनों को दोनों स्पेशल केस समझ में आए? ये याद रख सकते हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इक्वेशंस के थ्रू अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क नोट कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 17 18, पांचवी नहीं पहले क्वेश्चन लिख लो। इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 18, बिगिनर बॉक्स 3। बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1।
एंड क्वेश्चन नंबर 2। बस 4 क्वेश्चन ही आज के लिए।